गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉस्टिंग में आईपीसीसी, सीएमए इंटर और कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव लेवल पे, बीकॉम लेवल पे ये क्वेश्चंस इस चैप्टर का आता है। चलिए, चैप्टर का नाम है इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। तो पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दूं। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं। आप ये तो जानते ही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स बुक्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। इतना आप जानते हैं। आपने कॉस्ट शीट जो है, कॉस्ट आपकी 11th 12th में आ गई थी। बीकॉम में भी आपने पढ़ा कॉस्टिंग, लेकिन अब आप आज समझेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट शीट बनाना ही नहीं है, उससे आगे भी है। कैसे? जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेन करती हैं 2 सेट्स ऑफ बुक्स और अकाउंट। 2 सेट्स का मतलब क्या? एक तो कॉस्टिंग पर्पस के लिए और एक आप कह सकते हैं इनकम टैक्स या ओवरऑल पर्पस के लिए। ठीक है ना? कॉस्टिंग पर्पस के लिए हम बुक्स जो मेंटेन करते हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ती है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो क्या करेगा, पूरे 6 मंथ या 1 ईयर की सारी प्रोडक्शन का टोटल करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेगा। लेकिन थिंक अबाउट मारुति, थिंक अबाउट नेस्ले, दीज बिग ऑर्गेनाइजेशंस, यहां हजारों करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। वहां सैकड़ों ब्रांचेज हैं, कई फैक्ट्रीज हैं जहां प्रोडक्शन हो रहा है। अब अगर वहां पर सारी फैक्ट्रियों से डाटा लाके वो फिर उसकी कॉस्टिंग निकाली जाएगी तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तब क्या करते हैं कि हम जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को दोनों बुक्स में मेंटेन करते हैं। कॉस्टिंग वाला अपनी जो कॉस्ट से रिलेटेड आइटम होता है वो नोट कर लेता है, फाइनेंशियल वाला फाइनेंशियल्स की तो लिए तो सारी रिकॉर्डिंग करनी है। तो इन बुक्स को हम कहते हैं फाइनेंशियल्स बुक। और इन बुक को कहते हैं हम लोग कॉस्टिंग बुक्स। ठीक है ना? ये किसके लिए निकाली जाती है? टू एसर्टेन द कॉस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट के लिए होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सर इस कॉस्टिंग के प्रॉफिट से आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, कॉस्टिंग के प्रॉफिट से आप करंट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नो, कॉस्टिंग बुक्स का मतलब सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड आइटम से।
ऐसे कई आइटम होते हैं जो कॉस्टिंग बुक्स में नहीं आते हैं, जैसे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कई आइटम ऐसे हैं, एक दो नहीं है। इनकम टैक्स, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पेड, ठीक है ना। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं ये सिर्फ कहां रिकॉर्ड होते हैं? ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स। मतलब इनका कॉस्ट की बुक्स में कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब आप क्या समझे यहां तक कि सर हमारे पास दो तरह की बुक्स होती हैं। एक बुक होती है जो कॉस्ट के लिए होती है और दूसरी बुक्स होती हैं जो ओवरऑल पर्पस के लिए होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझिए। तो वी हैव नाउ टू ऑप्शन। एक तो हम सेपरेट बुक मेंटेन करें फॉर कॉस्ट एंड अकाउंट। दूसरा ऑप्शन सिंगल बुक मेंटेन करें। सर आपने ये कैसे पता करा कि अलग अलग और एक बुक रखनी है? तो इसका मैं आपको कारण बताता हूं। सपोज करो आपने मटेरियल परचेज किया, फाइनेंशियल बुक में आप क्या लिखोगे? सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और कॉस्ट बुक में क्या लिखोगे? सर मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अगर मैं दोनों जगह कैश रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास दोनों जगह कैश होना चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में आपको पता है कि कैश तो सिर्फ यही गई है, कैश तो सिर्फ हमारी यही गई है जो फाइनेंशियल बुक में है। इसको तो हमने अपने लिए सिर्फ एक एडिशनल रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया है। तो एक्चुअल में यहां पर कोई कैश नहीं गई है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर कैश ना करके एक हम एडजस्टमेंट अकाउंट खोल देंगे, कोई भी एडजस्टमेंट। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन ध्यान रखना, जिन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल बुक में हो रही है उनकी रिकॉर्डिंग जब हम कॉस्ट बुक में करेंगे तो उसका सेकंड इफेक्ट एक एडजस्टमेंट अकाउंट को देंगे। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी एंट्री सिर्फ कॉस्ट बुक में हो रही है, फाइनेंशियल बुक में नहीं हो रही है, उनके लिए हमें एडजस्टमेंट अकाउंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको डिटेल्ड में सारी एंट्री समझाऊंगा, तब आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो देखिए, कॉस्ट बुक और फाइनेंशियल बुक में दो सेपरेट एंट्री हैं। एक ने लिखा परचेज टू कैश, एक ने लिखा मटेरियल कंट्रोल। एक्चुअल में क्या है, इसके लिए तो वो मटेरियल है और ये
आप मटेरियल खरीदे, कंज्यूमेबल खरीदे, स्टोर खरीदे, कुछ भी खरीदे, इसके लिए सारा परचेज है। अगर एक ही बुक मेंटेन करनी है तो अब आप इन दोनों एंट्रीज को जोड़ दें। कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा दिख रही है आपको? सर आप कहेंगे एक तो हमारे लिए ये जरूरत है क्योंकि इससे हमारा कॉस्ट का पर्पज हो रहा है। परचेज वाला जो मटेरियल परचेज कर रहा है वो मटेरियल कंट्रोल से भी तो परचेज निकाल सकता है। तो अगर मैं सिंगल एंट्री मेंटेन करूं या सिंगल बुक मेंटेन करूं तो मैं रिकॉर्ड ये मेंटेन कर सकता हूं, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप ध्यान से समझिए, ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है कॉस्ट का और ये मेरा पर्पस सॉल्व कर रहा है फाइनेंशियल का। तो ये जब हम अलग अलग बुक्स को मेंटेन करते हैं, इसका मतलब जब हम सेपरेट बुक मेंटेन करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इनको बोला जाता है नॉन इंटीग्रेटेड। और जब हम सिंगल बुक मेंटेन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों मेथड को या दोनों सेट ऑफ बुक्स को हमने एक साथ जोड़ दिया है, तो वो कहलाएगा हमारा इंटीग्रेटेड। समझे फ्रेंड्स? तो अभी तक यहां तक हम क्या समझे कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी बुक्स में फाइनेंशियल बुक्स और कॉस्ट बुक दोनों रिकॉर्ड रखते हैं। कॉस्ट बुक्स में सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड आइटम आते हैं। जैसे मैंने ये आइटम आपको 5-6 आइटम बताए, ऐसे आइटम जो होते हैं जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के हैं, वो सीधे आपके फाइनेंशियल्स बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होते। जो ऑर्गेनाइजेशंस रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं वो दो तरीके से कर सकती हैं। एक में वो कॉस्ट की बुक्स अलग और फाइनेंशियल्स की बुक अलग रखती हैं। दूसरे मेथड में वो दोनों को एक साथ जोड़ देती हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग बुक्स को रखती हैं तो वो नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स कहलाती हैं क्योंकि इंटीग्रेटेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। और जब वो दोनों बुक्स को एक साथ रखती हैं तो वो इंटीग्रेटेड कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब मैं आपको कुछ जनरल एंट्रीज बताऊंगा, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि ट्रांजैक्शंस हमारे मूव कैसे करेंगे। चलो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट्स की क्लास है इसलिए इसमें कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा चाहिए। देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। यहां पर मैं ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूं और यहां पर मैं दो सेट ऑफ बुक्स बनाऊंगा। ये हमारी नॉन इंटीग्रेटेड बुक है और ये हमारी इंटीग्रेटेड बुक्स है। जब नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स होंगी तो आप जानते हैं कि एक हमारी कॉस्ट की बुक होगी और एक हमारी, चलिए पहले मैं फाइनेंशियल की बुक लिख देता हूं, और एक हमारी कॉस्ट की बुक होगी। ठीक है? यहां पर हम लिखेंगे ट्रांजैक्शंस। चलिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जैसे कैश परचेज ऑफ
मटेरियल, मैंने कैश परचेज की है। तो अगर मैं कैश परचेज कर रहा हूं तो फाइनेंशियल बुक में क्या लिखूंगा मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ऐसे ऐसे करके डेबिट लिखना, अभी मैं वो इग्नोर कर रहा हूं, बेसिक आपको समझ में आता है कि यहां डेबिट लिखा जाएगा। कॉस्ट की बुक्स में क्या होगा, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगा, यहां पर अकाउंट का नाम होगा वो होगा GLA। GLA का फुल फॉर्म क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर। GLA का मतलब है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और यहां पर कभी कभी हम लोग दूसरा अकाउंट भी लिख सकते हैं, CLC। CLC का मतलब है कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कोई भी एडजस्टमेंट अकाउंट हम लिख दें यहां पर, चाहे तो GLA लिख दें चाहे CLC लिख दें, एनी बट थिंग्स कोई भी लिख दें, ठीक है ना। अभी मैं दोनों एंट्रीज को नहीं लिख रहा हूं, दूसरी एंट्री इंटीग्रेटेड में बाद में लिखूंगा। सेकंड ट्रांजैक्शन, अगर मैं क्रेडिट परचेज एंट्री करता हूं किसकी, मटेरियल की, तो आप यहां पर क्या एंट्री लिखेंगे सर, यहां पर लिखते हैं हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। और यहां पर क्या लिखेंगे, आ तो मटेरियल ही रहा है, तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल बुक में होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कहां जाएगा, कंट्रोल अकाउंट में, एडजस्टमेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे इन दोनों एंट्रीज को मैंने जोड़ देना है, मैं इन एंट्रीज को जोड़ दूं तो मेरा ये एंट्री बन जाएगी। तो यहां पर जो एंट्री इंटीग्रेटेड बुक्स में बनेगी वो क्या बनेगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि ये जो मिरर इमेज हम क्रिएट कर रहे थे, जो एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रिएट कर रहे थे, उसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहां पे एंट्री क्या बनेगी, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, ठीक है। अब देखिए, तीसरा ट्रांजैक्शन मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल इशू किया हमने टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए इशू किया हमने। अब मैं अगर डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू करूंगा तो फाइनेंशियल बुक्स में कुछ हो रहा है, भाई साहब माल आ गया, स्टोर में चला गया, उसका काम खत्म, अब तुम उसको इधर से उधर ले जाओ या कहीं भी ले जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कॉस्ट की बुक्स में फर्क पड़ता है, क्यों, पहले मटेरियल आया तो वो स्टोर में गया, अब जब मटेरियल स्टोर से निकल के प्लांट में जाएगा तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा। तो यहां पर फाइनेंशियल की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, यहां पर एंट्री क्या होगी, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। क्योंकि अब मटेरियल कंट्रोल से सारा कहां चला गया है, वर्क इन प्रोग्रेस में। मटेरियल प्रोडक्शन जो होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में होगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहां पर क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस, इन सभी अकाउंट के आगे कंट्रोल वर्ड यूज कर लीजिएगा, मटेरियल कंट्रोल, ठीक है फ्रेंड्स।
कई लोग मटेरियल कंट्रोल की जगह स्टोर लेजर भी यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं चौथा ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वेजेस पेड टू लेबर। जब हम वेजेस पे करेंगे लेबर को तो एंट्री क्या होगी, वेजेस एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। मैंने बताया था जब भी एंट्री फाइनेंशियल बुक में होगी तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंट्री एडजस्ट जीएलए में जाएगी, और जब हम इंटीग्रेटेड कर देंगे तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वेजेस की बात करें, इस वेजेस में सारी वेजेस हैं, कौन कौन सी, डायरेक्ट भी है एंड इनडायरेक्ट भी है। आप जानते हैं जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं वो कहां जाती हैं, डायरेक्ट वेजेस जाती हैं आपकी प्रोडक्शन में, और इनडायरेक्ट वेजेस जाती हैं वो जाती हैं ओवरहेड्स में। पांचवा, एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन। अब देखिए वेजेस तो पे कर दी, अब उसके बाद वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, फाइनेंशियल वालों को तो उससे मतलब नहीं है, वो कहेंगे भैया आप अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन करो। यहां पर क्या होगा, जो डायरेक्ट वेजेस होंगी वो जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस में, और जो इनडायरेक्ट वेजेस होंगी वो कहां जाएंगी, ओवरहेड्स में। यहां पर फिर से हमने बोला कोई एंट्री नहीं होगी। अब इनडायरेक्ट वेजेस में आपकी फैक्ट्री की भी हो सकती है, ऑफिस की भी हो सकती है, सेलिंग की भी हो सकती है। तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट सबके आगे कंट्रोल वर्ड यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। सेम एंट्री यहां पर हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। अब देखिए आप, हमने मटेरियल लिया, मटेरियल प्रोडक्शन में भेज दिया, हमने वेजेज ली, वेजेज को हमने प्रोडक्शन में चार्ज कर दी, और जो इनडायरेक्ट वेजेस थी वो डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स में दे दी। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो यहां पर तो सिंपल सी एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कभी कोई फाइनेंशियल वाला लिखता है,
वो ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ये फीस वो फीस, टू कैश या टू पार्टी। लेकिन कॉस्टिंग कहता है कि भाई साहब 3 कैटेगरी होती है, या तो ये ऑफिस से रिलेटेड है, या फैक्ट्री से रिलेटेड है, या फिर सेल से रिलेटेड है। तो वो जिस आइटम से रिलेटेड है उस ओवरहेड्स में उसको डेबिट करता है। तो वो लिखेगा या तो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, या ऑफिस ओवरहेड अकाउंट डेबिट, और या फिर सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल। नहीं, यहां पर वेजेज कंट्रोल नहीं आएगी, सॉरी, मैंने बताया था जब भी फाइनेंशियल बुक में एंट्री होती है तो यहां पर क्या लिखते हैं हम, GLA। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये GLA आएगा। अब दोनों जब अगर एंट्रीज को जोड़ें तो एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो भी एक्सपेंसेस जिससे रिलेटेड है उस ओवरहेड्स में हम उसे डेबिट कर देंगे। आगे चले फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज पे आना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले हम फॉर्मेट बना लें। अब आपको पता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहां हो रही है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए हमारा ये था 7 नंबर। अब हम 8th नंबर की बात करेंगे। अब हम कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की बात। डेप्रिसिएशन में हमारी जो फाइनेंशियल बुक में एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, यही होती है। अगर हम कॉस्ट बुक्स में जाएंगे तो वो डेप्रिसिएशन किस चीज पर है, अगर प्लांट पर है तो वो फैक्ट्री का है, अगर किसी कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन है तो एडमिनिस्ट्रेटिव का है, और अगर वो डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है तो सेलिंग का है। ठीक है ना, टू GLA। और जब हम मर्ज करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट डेबिट, सेलिंग ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। इन सब के आगे कंट्रोल अकाउंट लिखना जरूरी है। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन है। अब आप देखिए हमने अभी तक क्या किया, हमने मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज करके उस मटेरियल को हमने फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए भेजा, वेजेस पे की, और वेजेस को डायरेक्ट वेजेस हमने प्रोडक्शन में चार्ज की, इनडायरेक्ट वेजेस जिस ओवरहेड से रिलेटेड थी उसमें चार्ज की। थर्ड थिंग था हमारा एक्सपेंसेस, तो हमने एक्सपेंसेस पे किए रेस्पेक्टिव ओवरहेड्स में डेबिट करके। फोर्थ हुआ अब हमारा डेप्रिसिएशन, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स का डेप्रिसिएशन, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है तो हमने फैक्ट्री में, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस में, और सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स में। अब देखिए, अब आपको पता है कि हमारे पास प्रोडक्शन में अभी हमने मटेरियल और वेजेस ही चार्ज की हैं। देखिए WIP में आप देखेंगे, एक तो थर्ड एंट्री में मटेरियल गया है,
और एक फिफ्थ एंट्री में हमने वेजेस चार्ज किए। बाकी सारे खर्चे हमारे कहां पर हैं? बाकी सारे खर्चे हमारे ओवरहेड्स में पड़े हैं। तो हम लिखेंगे अब एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसी को हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। किस पर? प्रोडक्शन पर एब्जॉर्प्शन करना। देखिए फाइनेंशियल बुक्स में कोई एंट्री होगी? सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जो खर्चे होने थे वो तो हो चुके हैं, अब तो सिर्फ एलोकेशन हो रही है। कॉस्ट बुक में क्या एंट्री होगी? ये जो खर्चे हैं ये कहां चले जाएंगे? WIP कंट्रोल में, प्रोडक्शन में, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। और अगर इंटीग्रेटेड होता तो भी आपको पता है ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारे फैक्ट्री ओवरहेड जो प्रोडक्शन पर हमने उनको एब्जॉर्ब कर दिया। अब कॉस्ट शीट के उस स्टेप पे चले जाइए। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है फिनिश गुड्स का। तो अब हमारा फिनिश गुड्स जो प्रोड्यूस हुआ है उसकी एंट्री होगी, और जो प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया उसकी एंट्री करेंगे हम। यहां तो कोई एंट्री नहीं होगी। यहां पर क्या, जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाता है तो वर्क इन प्रोग्रेस से गुड्स निकल के किस अकाउंट में चला जाएगा? फिनिश गुड्स अकाउंट में। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। अब हमारा गुड्स फिनिश गुड्स में आ चुका है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम गुड्स को बेचेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करके कॉस्ट शीट में। तो क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं, लेकिन उससे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी तो चार्ज करने पड़ेंगे। चलिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज कर दें। एब्जॉर्प्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहां पर तो कोई एंट्री नहीं होगी। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यहां पर भी क्या आएगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्योंकि जब तक हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चार्ज नहीं करेंगे तब तक हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं निकलेगी ना। अब बारहवां ट्रांजैक्शन, जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या है? अब वो फिनिश गुड्स से एक दूसरे अकाउंट में चला जाता है, उसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। इसका मतलब क्या है? अब जो फिनिश गुड्स में बैलेंस बचा वो उसका क्लोजिंग स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। आपको याद होगा कॉस्ट शीट में
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करते हैं। सेलिंग ओवरहेड करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ selling overhead, cost of sales account debit to selling overheads। यहां पर भी एंट्री क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग ओवरहेड। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज हो गए हैं तो अब हम सेल रिकॉर्ड कर दें। सेल ऑफ जो गुड्स होगा, अब आप देखिए सेल ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है। हमारे पास या तो हम कैश में सेल करते हैं या हम क्रेडिट पे सेल करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। यहां पर एंट्री क्या होगी, यहां पर एंट्री होगी GLA अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में डेबिट तो होगी सारी कॉस्ट और क्रेडिट होगी सारी सेलिंग प्राइस। यहां एंट्री क्या होगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कैश या डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स में जो बैलेंस बचेगा वो एक तरह से प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट वो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से निकाल के कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट से निकाल के हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। अब देखिए आगे, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन बताए हैं। अब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो रूटीन बेसिस पर नहीं होते हैं, लेकिन उनको समझना जरूरी है, तो मैं वो भी समझाता हूं आपको। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करें इसमें, स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन का मतलब है नॉर्मली रूटीन में नहीं मिलेंगे आपको। देखिए जैसे अगर मुझे कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि प्रोडक्शन में कोई मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, तो क्या होगा, हम फोन करेंगे सर मटेरियल भेजो, तो मटेरियल आएगा। तो जब वो मटेरियल आएगा तो डायरेक्ट कहां जाएगा, प्लांट में जाएगा, स्टोर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि वैसे ही शॉर्टेज पड़ गई, प्लांट रुका है, अब उसको स्टोर में जाएगा, फिर वहां से इश्यू होगा, ये सब रिकॉर्ड तो नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज करेंगे जॉब में। तो इसका ट्रांजैक्शन बनाओ, मटेरियल परचेज फॉर डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन। अब अगर डायरेक्ट यूज होगा तो फाइनेंशियल बुक को क्या मतलब है भाई, वो कहेगा भाई तुम डायरेक्ट यूज करो, नाले में डालो, मुझे क्या, मैं तो पेमेंट कर दी।
कैश से आएगा या सप्लायर से आएगा? यहां पर क्या होगा ये, अब ये मटेरियल कंट्रोल अकाउंट में ना जाके कहां जाएगा, सीधा WIP कंट्रोल में, प्रोडक्शन में चार्ज चला जाएगा टू GLA। और यहां पर क्या होगा, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश और सप्लायर। ठीक है, आप समझिए। कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा मटेरियल मंगाना पड़ता है जो प्लांट में रिपेयर में यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है। मटेरियल परचेज फॉर रिपेयर, तो वो कहां ले जाएंगे हम उसे, यहां पर एंट्री होगी। देखो फाइनेंशियल के यहां तो सारी एंट्री परचेज में जाती है। अब जब हमें पता है कि ये मटेरियल हमारा किस चीज के लिए आया है, रिपेयर के लिए, तो ये मटेरियल कंट्रोल में न जाके कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड टू GLA, क्योंकि हमें पता है वो रिपेयर के लिए आया है। एंट्री यहां पर क्या होगी, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू कैश और टू सप्लायर। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो नॉर्मल उसमें नहीं मिलेंगे। अब एक ट्रांजैक्शन देखिए कि जैसे हम मटेरियल परचेज करते हैं ऐसे मटेरियल वापस भी तो कर सकते हैं। खराब मटेरियल आ गया तो मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ये प्रोडक्शन का ही मटेरियल है। तो जब हमने परचेज की थी तो एंट्री क्या की थी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अब हम एंट्री क्या लिखेंगे, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। एक्चुअल में ये क्या है, परचेज रिटर्न है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, GLA अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। और अगर हम दोनों एंट्रीज को मर्ज करें तो एक में सप्लायर आ जाएगा और एक में मटेरियल कंट्रोल। अब मैं कहता हूं मैंने पेमेंट की है, सप्लायर को पेमेंट की, तो एंट्री क्या होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक। नॉर्मली मैं चेक से ही पेमेंट करूंगा। कॉस्ट को इससे कोई मतलब है, बिल्कुल मतलब नहीं। ऐसे ही मैं कहता हूं कि मुझे पेमेंट रिसीव्ड हुई है, किससे, डेटर से। तो एंट्री क्या होगी यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, और इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे ही नहीं होता है कि सिर्फ फाइनेंशियल्स की बुक में एंट्री नो एंट्री हो, कई जगह ऐसा होता है कि वो सेल कॉस्ट की बुक्स में भी एंट्री नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे देखें। कभी कभी क्या होता है, जो मटेरियल हम परचेज करते हैं जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट मटेरियल हो, इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो हो सकता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब है ऑयल, फ्यूल, कंज्यूमेबल, रुई, कॉटन। ये सारे कहाँ के आइटम होते हैं, ये आपके ओवरहेड्स के आइटम होते हैं। तो अब आप लिखेंगे, इशू करेंगे हम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। यहां कोई एंट्री नहीं है,
यहां पर हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हमने मटेरियल प्रोडक्शन पे भेजा और वहां प्लांट किसी वजह से रुका है, या हमने कोई दूसरा प्रोडक्शन शुरू कर दिया, तो प्रोडक्शन भी मटेरियल को वापस कर देता है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। तो जब हमने डायरेक्ट मटेरियल इशू की एंट्री क्या बताई थी, डायरेक्ट मटेरियल जब हमने इशू किया था तो वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करके स्टोर को क्रेडिट कर दिया था। अब उल्टा कर दीजिए, फाइनेंशियल से तो कोई मतलब नहीं है। मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल। तो ये आपने देखा कि जो मटेरियल है जब हम इशू करा तो वो डायरेक्ट वैसे ही का वैसा वापस आ गया। जैसे हमें डायरेक्ट मटेरियल वापस मिल सकता है, ऐसे इनडायरेक्ट मटेरियल भी तो वापस मिल सकता है। तो रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल टू स्टोर। तो जो हमारी छठवीं एंट्री थी वो पलट जाएगी। जो हमने फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट किया था अब वो वापस से हमें क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि मटेरियल हमारा वापस आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब मटेरियल ट्रांसफर किया है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ये मैं इस पे रेड कलर से स्टार लगा रहा हूं। प्रोडक्शन हो रहा है, एक यहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, एक यहां पर प्रोडक्शन चल रहा है, एक यहां पर प्रोडक्शन चल रहा है। मटेरियल हमने भेज दिया, अब वो आपस में प्लांटों में शफलिंग कर रहे हैं, तो किसी बुक्स में एंट्री होगी। अगर हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंट्री नहीं होगी। अगर हम जॉब वाइज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तब हम एक जॉब में रिसीव दिखाएंगे, दूसरे जॉब में उसे इशू दिखाएंगे। तो नॉर्मली जिस लेवल पर हम ट्रांजैक्शन को पढ़ रहे हैं हम कंसोलिडेट ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये कहीं एंट्री नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, स्पेशल ट्रांजैक्शन के हमारे 9 एंट्री हो चुकी हैं और आगे चलेंगे। एक बार में ही अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो फिर आपको बार बार एंट्रीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, अगर सपोज करो उसमें कोई वैल्यू कम हो जाए, वेट हो जाए, कुछ भी डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, या एक्स्ट्रा हो जाए, इसको भी मैं स्टार लगा रहा हूं। डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब है कम हो जाना वैल्यू इन मटेरियल। अगर कोई भी डेप्रिसिएशन हो जाए
कुछ भी कम हो जाए तो एक तरह से हम उसे ओवरहेड्स में कंसीडर कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, और सरप्लस भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वांटिटी हम लाए थे और वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू बढ़ जाए, या सपोज करो कोई मटेरियल एक्स्ट्रा ऐसा था जो हमारे स्टोर में था, हमें पता नहीं था, तो सरप्लस भी कह सकते हैं। सरप्लस इन मटेरियल। लेकिन हम इसको बोलेंगे नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं। तो मटेरियल बढ़ जाएगा तो इसलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को हम क्रेडिट करेंगे। मतलब अगर मटेरियल में कोई भी नॉर्मल चीजें हो रही है, मटेरियल बढ़ रहा है या मटेरियल कम हो रहा है, तो दोनों ही एडजस्टमेंट हम फैक्ट्री ओवरहेड से दे देंगे। ठीक है, अब देखें आप, कभी कभी क्या होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस में प्रोडक्शन में नॉर्मल लॉस होती है। नॉर्मल लॉस तो कोई एंट्री ही नहीं करते, कहीं कोई एंट्री नहीं होती है। एबनॉर्मल लॉस होगा, स्पॉइल्ड वर्क, डिफेक्टिव, तो यहां पर एंट्री होगी, सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देते हैं। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नॉर्मल लॉस है तो कोई एंट्री नहीं होती। आप जानते हैं नॉर्मल लॉस में सिर्फ हम अपनी यूनिट्स कम कर देते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा है डिफेक्टिव यूनिट्स हैं तो वो सीधा एबनॉर्मल लॉस को हम पी एंड एल में चार्ज करेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर कोई ओवरहेड्स हमारे अंडर एब्जॉर्ब हुए हैं, मतलब ओवरहेड्स में कुछ बैलेंस बचा है जो हमने प्रोडक्शन पे चार्ज नहीं किया है, तो वो सीधे हमारे कॉस्टिंग पीएल में चले जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट के, फैक्ट्री के हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं या सेलिंग के हैं। और सिमिलरली अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन है तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एंट्रीज मैंने आपको समझाई। अभी कुछ
बहुत ही कम एंट्रीज बची हैं, तो हो सकता है सम्स में आए, तो मैं वहीं आपको समझा दूंगा। ओवरऑल अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो आप समझे, क्या समझे, मैं एक बार समराइज कर देता हूं, और उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप फिर उसको रिकॉल कर पाएंगे। नॉन इंटीग्रेटेड बुक्स और इंटीग्रेटेड बुक्स। नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट की अलग बुक मेंटेन होती है, फाइनेंस की अलग बुक मेंटेन होती है, और इसमें सिंगल बुक मेंटेन होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल बुक में आएगा, जैसे सपोज करिए मैंने यहां पर लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहां पर सेकंड इफेक्ट हम जीएलए को देंगे, और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा ट्रांजैक्शन, सॉरी, ये पोर्शन हम उड़ा देंगे, तो जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बचेगा मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश। कहने का मतलब यह है कि जब कॉस्ट और फाइनेंस की बुक्स जब अलग अलग बनाई जाती हैं, तो फाइनेंशियल बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है उसका सेकंड इफेक्ट कॉस्ट में जनरल लेजर एडजस्टमेंट या सीएलसी के नाम से जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कराए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद एक पार्ट इसमें और आता है, वो है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन किस चीज का, चलिए तो वो कॉन्सेप्ट और हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ कॉस्टिंग बुक एंड फाइनेंशियल बुक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। थोड़ा इसके लिए पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दें, तब आपको ये इसका मीनिंग समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कॉस्ट शीट हम बनाते हैं, बना ही लेते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग यहां पर एक छोटी सी कॉस्ट शीट बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका टोटल क्या होता है, बिल्कुल सही, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम जो भी खर्चे होते हैं उनको लिखते जाते हैं, तो ये हमारी क्या आती है, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम इसमें ओपनिंग WIP करते हैं, क्लोजिंग WIP करते हैं, तो ये हमारी फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो भी खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ऐड करते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स के एडजस्टमेंट देते हैं, तो ये हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करते हैं हम इसमें सेलिंग ओवरहेड्स,
ये हमारी आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स नीचे होती है, ये हमारा प्रॉफिट आता है। ये जो प्रॉफिट होता है ये किसका होता है? कॉस्ट बुक का होता है। अब जरा मैं फाइनेंशियल की बात करूं, फाइनेंशियल बुक में हमारा ट्रेडिंग पीएल बनता है, यहां पर हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, यहां हम लिखते हैं परचेजेस, यहां पर हम लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस लिख लीजिए, यहां हम लिखते हैं सेल्स, यहां लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, टोटल करते हैं, ये हमारा आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन कर लेते हैं। अब यहां पर हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन कुछ ऐसे आइटम है जो यहां पर आते हैं, जैसे यहां पर आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आता है कि नहीं आता है? यहां पर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां पर आता है डिविडेंड जो हम पे करते हैं, यहां पर आते हैं टैक्स, कई आइटम ऐसे आते हैं जो यहां पर आते हैं। इसी तरीके से इस तरफ भी इनकम साइड में भी कुछ ऐसे आइटम आते हैं जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है ना। और सोच लें जरा कुछ आइटम्स, मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि इन एक्स्ट्रा आइटम की वजह से कुछ ऐसे आइटम जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक में आते हैं, कॉस्ट की बुक्स में नहीं आते हैं, इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है, कॉस्ट का बुक प्रॉफिट और फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट मैच नहीं करता है। समझाता हूं और भी देख लें, यहां पर मान लीजिए गुडविल रिटर्न ऑफ भी आता है, और भी कई आइटम मुझे याद नहीं करना चाहते। तो ये हमारा जो सर्किल आया, ये प्रॉफिट आया, ये किसका है? फाइनेंशियल बुक्स का प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है और ये जो प्रॉफिट है, ये सेम होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सर, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन दोनों प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ता है? इन दोनों प्रॉफिट को हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। तो हम सर रिकंसिलेशन कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। कैसे? आप इसमें कोई भी एक प्रॉफिट ले लीजिए और उस प्रॉफिट में जो जो आइटम की वजह से वो प्रॉफिट बढ़ा है उसे घटा दीजिए। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। अब मैं इसमें ऐड क्या करूंगा?
आइटम इन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ओनली डेबिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। क्यों भाई, ऐसे एक्सपेंडिचर को, सभी एक्सपेंडिचर को आप यहां पर ऐड कर दें, तो लेस क्या करेंगे, इनकम्स ओनली क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल बुक्स। ऐसी इनकम जो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में ही क्रेडिट हुई है उनको आप लेस कर दें। एम आई करेक्ट? तो इससे क्या होगा कि वो सारे आइटम जो इनकम एक्सपेंडिचर में, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर बोल रहा हूं, फाइनेंशियल बुक में ऐड हुए थे उन्हें हटा दिया, उनको एक्सक्लूड कर दिया। अब यह भी हो सकता है कि कुछ ऐसी इनकम है, वैसे तो ये होती नहीं है, जो सिर्फ कॉस्ट बुक में हो। तो लेस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर ओनली शोइंग इन कॉस्ट बुक्स। ठीक है? अब देखिए, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं जो दोनों में शो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है। तो अब अगर कॉस्ट की बुक्स में सपोज करो कोई एक्सपेंडिचर 100 रुपए का है और फाइनेंस की बुक्स में वो एक्सपेंडिचर 90 रुपए का है, इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट की बुक्स का प्रॉफिट 10 रुपए से ज्यादा है और फाइनेंशियल की बुक्स का प्रॉफिट 10 रुपए से कम है। तो हम फाइनेंशियल बुक्स के प्रॉफिट को कम करेंगे, लेस डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस। कॉस्ट एक्सपेंसेस जब ज्यादा है फाइनेंस एक्सपेंसेस से, और ऐसे ही हम ऐड करेंगे डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस जब कॉस्ट के एक्सपेंसेस कम है फाइनेंस के एक्सपेंसेस से। इन सारे एडजस्टमेंट को जब हम कर देंगे तो ये हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। कॉस्ट की बुक्स है और फाइनेंशियल्स की बुक्स है। सपोज करिए कोई एक्सपेंडिचर सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में है, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट की बुक्स में नहीं है तो फाइनेंशियल की बुक्स में जो एक्सपेंडिचर है उसे वापस रिवर्स करो तो प्रॉफिट बढ़ाओ, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ है। ऐसे ही कोई इनकम सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में है, इसका मतलब उस इनकम की वजह से फाइनेंशियल बुक्स का इनकम बढ़ गई है तो उसे भी हटा दो, क्योंकि हमें जो डिफरेंसेस है उन्हीं को तो एक दूसरे से हटाना है। ऐसे ही कोई एक्सपेंडिचर जो सिर्फ कॉस्ट की बुक्स में है, फाइनेंस की बुक्स में नहीं है, तो फाइनेंस की बुक्स में डालेंगे। तो जब फाइनेंस की बुक्स में डालेंगे तो फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, इसलिए माइनस करेंगे। ऐसे ही कोई इनकम सिर्फ कॉस्ट की बुक्स में है और जो फाइनेंस की बुक्स में नहीं है, उसे क्या करेंगे, हम फाइनेंस की बुक्स में ऐड करेंगे। फिर सपोज करिए दोनों बुक्स में है,
कॉस्ट में ज्यादा है और फाइनेंस में कम है, तो फाइनेंस में डालेंगे और एक्स्ट्रा, तो फाइनेंस का प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली इसका रिवर्स कर लीजिए कि कॉस्ट में कम है, फाइनेंस में ज्यादा है, तो फाइनेंस में कम करोगे तो वो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो इनके जब एडजस्टमेंट को आप सारे दे देते हैं, प्लस माइनस कर देते हैं, तो जो दोनों प्रॉफिट्स हैं वो आपस में रिकंसाइल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा एक बार और आप सुन लीजिएगा। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।